अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद हूँ। टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस मेरा शौक भी है और क्रिप्टो के बारे में मेरी काफ़ी क्यूरियोसिटी भी है। आज मैं यहाँ हूँ कि इसके बारे में हकीकत जान सकूँ और आपके साथ इसकी गहराई में जाएं। और मैं सहर हूँ। मुझे नई टेक्नोलॉजीज़ और मुस्तकबिल के रुझानात हमेशा दिलचस्प लगते हैं। क्रिप्टो भी इन्हीं टॉपिक्स में से एक है। आज मैं अहमद के साथ मिलकर इसकी हकीकत एक्सप्लोर करने आई हूँ। आज हमारे सामने एक बड़ा दिलचस्प मौजू है। ये एक सवाल से शुरू हुआ है जो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते हुए रुझान के बारे में है। जी, और सवाल बहुत सीधा है। बिल्कुल, कि क्रिप्टो पाकिस्तान में मकबूल क्यों हो रहा है और उसके ताज़ा तरीन रुझानात क्या हैं। और साथ में ये भी कि क्रिप्टो क्या है और लोग इसे समझना ही क्यों चाहते हैं। तो आज की इस गुफ्तगू का मकसद इन्हीं सवालात की तह तक पहुंचना है। और मुझे लगता है ये सवाल खुद ही एक मुकम्मल कहानी बयान कर रहे हैं। ये सिर्फ मालूमात की तलाश नहीं है, बल्कि ये मौजूदा दौर में लोगों की उम्मीदों और शायद खदशात की भी अक्कासी है। सही। तो फिर सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? जी, जब हम बिटकॉइन या इथीरियम का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए? देखें, आसान तरीन लफ्ज़ों में क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या कह लें कि वर्चुअल पैसा है। डिजिटल पैसा। जी, ये नोटों या सिक्कों की तरह आपकी जेब में नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद होती है। अच्छा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे कोई एक बैंक या हुकूमत कंट्रोल नहीं करती। ये एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज निजाम पर चलती है। विकेंद्रीकृत मतलब कोई सेंट्रल बैंक नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं। जी, कोई अथॉरिटी नहीं। तो फिर इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? कौन हिसाब रखता है इसका कि किसने किसको पैसे भेजे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहीं पर ब्लॉकचेन नामी टेक्नोलॉजी काम आती है। ब्लॉकचेन। जी, ब्लॉकचेन को आप एक अवामी डिजिटल खाते की किताब समझ लें, एक पब्लिक लेजर। अच्छा। जब भी कोई शख्स किसी दूसरे को क्रिप्टो भेजता है तो उस ट्रांजैक्शन का इंदराज उस किताब में हो जाता है। इस इंदराज को ब्लॉक कहते हैं। और हर नया ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ जाता है, जिससे एक जंजीर यानी एक चेन बन जाती है। अच्छा, तो ये एक डिजिटल खाता है जो एक जंजीर की तरह जुड़ा हुआ है। लेकिन इसे महफूज क्या चीज़ बनाती है? कोई इसे बदल नहीं सकता? इसे महफूज ये चीज बनाती है कि ये खाते की किताब किसी एक कंप्यूटर पर नहीं होती। ओह। बल्कि ये दुनिया भर में हजारों लाखों कंप्यूटर्स पर एक साथ कॉपी और अपडेट होती है। अच्छा। तो अगर कोई हैकर किसी एक कंप्यूटर पर उस खाते को बदलने की कोशिश करे भी, तो बाकी हजारों कंप्यूटर्स इस तब्दीली को फौरन मुस्तरद कर देंगे, कहेंगे कि भाई ये गलत है। वाह। इसलिए इस निज़ाम में धोखाधड़ी करना तकरीबन नामुमकिन है। यही चीज़ इसे महफूज और काबिल भरोसा बनाती है। ये तो वाकई एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तस्वुर है। तो खुलासा ये हुआ कि ये एक डिजिटल पैसा है जी, जो ब्लॉकचेन नामी एक बहुत महफूज अवामी खाते पर चलता है और इसे कोई एक इदारा कंट्रोल नहीं करता। बिल्कुल। ये लोगों को इजाज़त देता है कि वो बैंकों या किसी और इदारे के बगैर बराह रास्त एक दूसरे को पैसे भेज सकें। ठीक है, अब जबकि हम ये समझ गए हैं कि ये है क्या, तो दूसरे सवाल पर आते हैं। लोग इसे समझना क्यों चाहते हैं? इसके पीछे क्या महरकात हैं? क्या ये सिर्फ जल्दी अमीर बनने का लालच है? देखें, जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश वो एक बहुत बड़ी वजह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोग कहानियां सुनते हैं कि किसी ने चंद $100 बिटकॉइन में लगाए और वो लाखों डॉलर बन गए। ये कहानियां लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। जाहिर है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो इसकी वजूहात ज्यादा पेचीदा हैं। सिर्फ ये एक वजह नहीं है। मसलन लालच के अलावा और क्या हो सकता है? एक बहुत बड़ी वजह है मौजूदा मालियाती निज़ाम पर अदम एतमाद। अच्छा। दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में लोग महसूस करते हैं कि बैंक और हुकूमतें पैसे की कदर को कंट्रोल करती हैं। कभी नोट छाप कर महंगाई बढ़ा देती हैं, सही। कभी लेन देन पर सख्त पाबंदियां लगा देती हैं। क्रिप्टो उन्हें एक मुतबादिल निज़ाम देता है जहां उनका अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल होता है। ये माली खुद मुख्तारी का एक बहुत ताकतवर ख्याल है ना। यानी ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक तरह से एक नजरियाती तहरीक भी है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल है। और तीसरी वजह मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी का तजस्सुस है। कुछ लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये मुस्तकबिल में दुनिया को कैसे बदल सकती है। वो इस इनकलाब का हिस्सा बनना चाहते हैं,
چاہے انہیں فوری مالی فائدہ نہ بھی ہو۔ تو یہ لالچ، نظریہ اور تجسس کا ایک مرکب ہے۔ بالکل، تینوں چیزیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، جو خاص طور پر پاکستان سے متعلق ہے۔ یہ پاکستان میں اتنا مقبول کیوں ہو رہا ہے؟ عالمی وجوہات تو اپنی جگہ، لیکن پاکستان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ پاکستان میں اس کی مقبولیت کی چند بہت ٹھوس اور مقامی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ معاشی عدم استحکام۔ مہنگائی اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں کمی؟ جی بالکل، جب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ان کی بچت جو روپے میں ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی قدر کھو رہی ہے، تو وہ اسے بچانے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ روایتی طور پر لوگ سونا خریدتے تھے یا امریکی ڈالر خرید کر رکھ لیتے تھے۔ اب کرپٹو نے انہیں ایک نیا ڈیجیٹل متبادل دے دیا ہے۔ لیکن کرپٹو تو خود بہت غیر مستحکم سمجھا جاتا ہے۔ بٹ کوائن کی قیمت تو ایک دن میں 10% اوپر نیچے ہو سکتی ہے، تو لوگ اسے اپنی بچت محفوظ کرنے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ یہاں ایک خاص قسم کی کرپٹو کرنسی کام آتی ہے، جسے سٹیبل کوائنز کہتے ہیں۔ سٹیبل کوائنز؟ جی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ مستحکم ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور ہے USDT، جس کی قیمت ہمیشہ ایک امریکی ڈالر کے برابر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ڈیجیٹل ڈالر ہے ایک طرح سے؟ بالکل، تو جب کوئی پاکستانی USDT خریدتا ہے تو وہ دراصل ڈیجیٹل ڈالر خرید رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اسے کسی بینک اکاؤنٹ کی بھی ضرورت نہیں، صرف ایک فون ایپ کافی ہے۔ اچھا، تو یہ اپنی بچت کو روپے کی گراوٹ سے بچانے کا ایک بہت آسان ڈیجیٹل طریقہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان کی فری لانسنگ کمیونٹی بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ بہت بڑا کردار۔ پاکستان دنیا کے سب سے بڑے فری لانسنگ مراکز میں سے ایک ہے نا؟ جی۔ ہمارے لاکھوں نوجوان دنیا بھر کی کمپنیوں کے لیے آن لائن کام کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے بین الاقوامی ادائیگیوں کا حصول رہا ہے۔ ہاں، پیسے منگوانا۔ جی، روایتی بینکوں کے ذریعے پیسے منگوانے میں کئی دن لگتے ہیں اور فیس بھی بہت زیادہ کٹتی ہے۔ اور کرپٹو اس مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے؟ کرپٹو کے ذریعے ادائیگیاں منٹوں میں پہنچ جاتی ہیں اور ان کی فیس بھی بہت کم ہوتی ہے۔ واہ! ایک فری لانسر کے لیے جو مہینے کے آخر میں اپنے پیسوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ اس لیے بہت سے فری لانسرز اب اپنے کلائنٹ سے کرپٹو میں ادائیگی لینا پسند کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سرمایہ کاری نہیں بلکہ کاروبار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو معاشی عدم استحکام، فری لانسرز کی ضرورت، کوئی اور بڑی وجہ؟ جی، تیسری بڑی وجہ ہے پاکستان کی نوجوان آبادی۔ پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم عمر ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز کے ساتھ پلی بڑھی ہے۔ صحیح۔ ان کے لیے ڈیجیٹل پیسے کا تصور بالکل بھی عجیب نہیں ہے۔ وہ روایتی سرمایہ کاری کے طریقوں جیسے سٹاک مارکیٹ یا پراپرٹی کو پیچیدہ سمجھتے ہیں، مہنگا سمجھتے ہیں۔ اور پرانے زمانے کا بھی۔ بالکل۔ اس کے مقابلے میں کرپٹو انہیں ایک جدید، آسان اور ایک جمہوری موقع نظر آتا ہے، جہاں وہ صرف چند ہزار روپے سے بھی شروعات کر سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں عوامل، روپے کی قدر میں کمی، فری لانسرز کی ضرورت اور ایک بڑی ٹیکنالوجی سے واقف نوجوان آبادی، یہ سب مل کر پاکستان میں کرپٹو کے لیے ایک بہترین ماحول بنا رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک پرفیکٹ سٹارم کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی وجوہات۔ اب آخری اور شاید سب سے مشکل سوال کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں تازہ ترین رجحانات کیا ہیں؟ یہ دنیا اتنی تیزی سے بدلتی ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کیا سین ہے؟ آپ نے صحیح کہا، یہ دنیا بہت تیز ہے۔ اس وقت پاکستان میں چند بڑے رجحانات ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم رجحان ہے ریگولیشن، یعنی حکومتی قانون کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ حکومت کا موقف واضح نہیں ہے۔ کبھی خبریں آتی ہیں کہ کرپٹو پر مکمل پابندی لگا دی جائے گی، پھر کچھ عرصے بعد سننے میں آتا ہے کہ نہیں، اسے ریگولیٹ کر کے اس پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک اور SEC اس پر کام کر رہی ہیں، لیکن حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ تو یہ غیر یقینی صورتحال ہی سب سے بڑا ٹرینڈ ہے۔ جی، اس وقت یہی سب سے بڑا ٹرینڈ ہے، اور ہر کوئی یہ دیکھنے کا منتظر ہے کہ حکومت کیا قدم اٹھاتی ہے۔ اس غیر یقینی کی وجہ سے لوگ ڈر نہیں رہے؟ کچھ لوگ ضرور محتاط ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کر کے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پابندی لگانا عملی طور پر بہت مشکل ہے۔ دوسرا بڑا رجحان پیئر ٹو پیئر یعنی P2P ٹریڈنگ کا بے پناہ اضافہ ہے۔
ये P2P ट्रेडिंग क्या होती है? देखें, चूंकि पाकिस्तान में बैंकों को क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ लेन देन की इजाजत नहीं है, हाँ, इसलिए लोग बराए रास्त बैंक से क्रिप्टो नहीं खरीद सकते। P2P प्लेटफॉर्म्स जैसे कि बाइनांस पर लोगों को एक दूसरे के साथ बराए रास्त खरीदो फरोख्त की सहूलत देते हैं। अच्छा, तो मतलब मैं आपको पैसे भेजूंगी और आप मुझे क्रिप्टो भेज देंगे? बिल्कुल। एक शख्स अपने बैंक अकाउंट या इजी पैसा से दूसरे शख्स को रुपए भेजता है और वो दूसरा शख्स उसके बदले उसे क्रिप्टो भेज देता है। ये इस वक्त पाकिस्तान में क्रिप्टो खरीदने और बेचने का सबसे मकबूल तरीका है। तो लोगों ने पाबंदियों का एक डिजिटल तोड़ निकाल लिया है। टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई नए रुझानात? हम NFTs और DeFi के बारे में सुनते हैं, क्या ये चीजें भी पाकिस्तान में मकबूल हो रही हैं? जी बिल्कुल हो रही हैं। NFTs यानी नॉन फंजिबल टोकन्स खास तौर पर आर्ट और मौसीकी की दुनिया में मकबूल हो रहे हैं। अच्छा, जी, पाकिस्तानी डिजिटल आर्टिस्ट्स अब अपने आर्ट वर्क को NFTs बनाकर आलमी मंडी में बेच रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये अभी इब्तिदाई मरहले में है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी पाई जाती है। और DeFi का क्या हाल है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस? DeFi एक ज्यादा पेचीदा लेकिन बहुत ताकतवर तस्वर है। इसका मकसद बैंकों के बगैर मालियाती खिदमात फराहम करना है, जैसे कर्ज लेना, बचत पर मुनाफा कमाना वगैरह। पाकिस्तान में जो लोग थोड़ा ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, वो अब DeFi प्लेटफॉर्म्स पर अपनी क्रिप्टो रखकर उस पर मुनाफा कमा रहे हैं, जो मकामी बैंकों के मुनाफे से कहीं ज्यादा होता है। इसे यील्ड फार्मिंग कहते हैं, है ना? जी, इसे यील्ड फार्मिंग कहते हैं। ये ज्यादा खतरनाक भी है, लेकिन इसका मुनाफा भी ज्यादा है, तो ये भी एक बढ़ता हुआ रुझान है। तो खुलासा ये हुआ कि ताज़ा तरीन रुझानात में हुकूमती पॉलिसियों का इंतजार, P2P ट्रेडिंग का उरूज और NFTs और DeFi जैसी नई टेक्नोलॉजीज में बढ़ती हुई दिलचस्पी शामिल है। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया है। यही 3 बड़े ट्रेंड्स हैं। बहुत खूब। तो अगर हम आज के पूरी गुफ्तगू को समेटें, तो हमने ये समझा कि क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जो किसी मरकजी कंट्रोल के बगैर काम करती है। जी, और पाकिस्तान में इसकी मकबूलियत की वजह सिर्फ पैसा कमाने का लालच नहीं, बल्कि रुपए के गिरती हुई कदर से बचाओ, फ्रीलांसर्स की ज़रूरियात और नौजवान नस्ल की टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी जैसे ठोस अवामिल हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक हवाई रुझान नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के माशी और समाजी हालात की पैदावार है। लोगों को इसमें अपने हकीकी मसाइल का हल नजर आ रहा है। और ताज़ा तरीन रुझानात से पता चलता है कि ये माहौलियाती निज़ाम अब भी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, चाहे हुकूमती पॉलिसियां वाज़े ना भी हों। ये वाकई एक पेचीदा लेकिन बहुत दिलचस्प तस्वीर है। जी, और इन तमाम सवालात का जायजा लेने के बाद एक ख्याल जहन में आता है जिस पर गौर किया जा सकता है। जी जरूर। हमने देखा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो की मकबूलियत की बड़ी वजह रिवायती मालियाती निज़ाम की एक तरह से नाकामियां हैं। अच्छा, चाहे वो महंगाई पर काबू पाने में नाकामी हो या बैरूने मुल्क से पैसे मंगवाने का महंगा और सुस्त निज़ाम। तो सोचने की बात यह है कि अगर क्रिप्टो इतने सारे लोगों के लिए जवाब बन रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा मौजूदा निज़ाम कोई बहुत बुनियादी सवाल पूछने में नाकाम हो रहा है। कभी-कभी एक नए निज़ाम की मकबूलियत पुराने निज़ाम पर सबसे बड़ी तनकीद होती है। तो आज की गुफ्तगू से हमें ये समझ आया कि क्रिप्टो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक बदलता हुआ माशी तस्वुर है जिसने लोगों को नई सिमतें दिखाई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सफ़र आपके लिए भी उतना ही दिलचस्प रहा होगा जितना हमारे लिए। आइंदा किसी और अहम मौजू पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आज की गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। जी ज़रूर। अगर एक कम्युनिटी अपनी डिजिटल करेंसी खुद बना सकती है और उसे चला सकती है, तो मुस्तकबिल में और कौन से रिवायती निज़ामों को इसी तरह अदम मरकजियत के उसूल पर दोबारा तसव्वुर किया जा सकता है? क्या हम वोटिंग, मुल्कियत के रिकॉर्ड या यहाँ तक कि हुक्मरानी के नए मॉडल भी इसी टेक्नोलॉजी पर बना सकते हैं?